पिछले लेक्चर में अपन ने समेकित लाभ हानि खाता बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझा था, जिसका थियोरेटिकल पार्ट पूरा हो गया था। आज अपन एक उदाहरण की सहायता से समेकित लाभ हानि खाता किस प्रकार से बनाया जाता है उसको समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 31/3/19 को सी लिमिटेड तथा डी लिमिटेड के निम्नलिखित लाभ हानि खातों से दोनों कंपनियों का समेकित लाभ हानि खाता तैयार कीजिए। राइट हैंड साइड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, अदर एक्सपेंसेज, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इंटरिम डिविडेंड और बैलेंस दिया हुआ है। नीचे सूचनाओं में लिखा है सी लिमिटेड द्वारा डी लिमिटेड के अंश 1 अप्रैल 2018 को खरीदे गए हैं, अवाप्त किए गए हैं। तो करंट ईयर का पूरा प्रॉफिट पोस्ट का है और ओपनिंग बैलेंस कुछ दिया हुआ नहीं है। इसका अभिप्राय यही है कि ओपनिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं था। अगला बिंदु है सी लिमिटेड तथा डी लिमिटेड की पूंजी क्रमशः 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है। तीसरा बिंदु है डी लिमिटेड ने वर्ष 17-18 में 31/3/18 को प्रस्तावित 10% लाभांश यथा समय चुका दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लाभांश चुकाया है डी लिमिटेड ने और सी लिमिटेड ने अपने लाभ हानि खाते में उसे जमा नहीं किया है, तो इसका कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है उसने अपने विनियोग खाते में जमा कर लिया है, इसलिए अपने को कुछ भी इसका प्रभाव नहीं लेना है। इसके बाद डी लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के 20% ऋण पत्र हैं, जिन पर 30 सितंबर और 31 मार्च को नियमित रूप से ब्याज दिया जाता है। ठीक है, इसका भी समायोजन हो जाएगा। तो सी लिमिटेड के ऋण पत्रों का ब्याज 10,000 रुपये सी लिमिटेड ने डी लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के 20% है, तो सी लिमिटेड के ऋण पत्रों का ब्याज है 25,000 रुपये और उसका 20% होता है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन हो जाएगा ब्याज के लिए। इसके बाद सी लिमिटेड ने डी लिमिटेड से 20,000 का माल खरीदा। ठीक है, होल्डिंग कंपनी ने खरीदा है सब्सिडी से, और डी लिमिटेड ने अपने कुल क्रय का 30% सी लिमिटेड से प्राप्त किया, जिसका 10% वर्ष के अंत तक बिना बिकार बच गया। क्लियर है बिंदु में कि सी लिमिटेड के पास कुछ भी नहीं बचा है और डी लिमिटेड ने जितना खरीदा उसका 10% बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा दोनों कंपनियों का। इसी तरह से अगला बिंदु है सी लिमिटेड के प्रारंभिक रहतिये में 5,000 का माल गत वर्ष डी लिमिटेड से क्रय किए गए माल में से शामिल है और चालू वर्ष की तुलना में गत वर्ष में डी लिमिटेड के सकल लाभ की दर 5% कम थी, तो चालू वर्ष की अपने को निकालनी पड़ेगी। उससे 5% कम ओपनिंग स्टॉक पर रिजर्व लेना है। तो ये तो हुआ सवाल। अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 3rd यूनिट में पढ़ चुके हैं, वर्टिकल फॉर्म में लाभ हानि विवरण बनाना पड़ता है। तो आपकी स्क्रीन पर है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखी हुई है, दोनों के लिख लीजिए। सी लिमिटेड 12 लाख है और डी लिमिटेड की 5 लाख है, दोनों को जोड़ लिया तो आ गई 17 लाख। लेस इंटर कंपनी सेल्स। आपके बिंदु नंबर 5 में दिया हुआ था सी लिमिटेड ने डी लिमिटेड 20,000 का माल खरीदा था, तो एक तो 20,000 हो गया। एक डी लिमिटेड ने अपने कुल क्रय का 30% सी लिमिटेड से खरीदा है, तो डी लिमिटेड का क्रय है 2,15,000, उसका 30% होता है 64,500। 2,15,000 का 30% निकाल लीजिए
64,500। 64,500 और 20,000, ये इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 84,500 इंटरकंपनी सेल्स हो गई। तो 17 लाख में से 84,500 जब घटा लेंगे तो 16,15,500 आ जाएगी। उसके बाद अदर इनकम ले लीजिए, जिसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्राप्त हुआ है 10,000। इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन मैंने कहा था 5,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि डी लिमिटेड ने सी लिमिटेड के 20% ऋण पत्र खरीदे हैं, पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है। तो सी लिमिटेड का खर्चा है ब्याज का 25,000, उसका 20% 5,000 इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इसी तरह से इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है 16,000 लिख दीजिए। और चूंकि किस कंपनी ने कितना खरीदा है कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो सी लिमिटेड ने डी लिमिटेड के अंश 1/4/18 को खरीदे हैं। तो इसका मतलब यही लिया जाएगा, नोट लगा देना कि ये सारा जो डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड है वो सी लिमिटेड को डी लिमिटेड से ही मिला है। तो इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, 16,000 नील हो जाएगा, यहाँ जोड़ लग जाएगी 16,20,500। इसके बाद एक्सपेंसेज में लीजिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सी लिमिटेड की दी हुई है परचेज 6,60,000, डी लिमिटेड की 2,15,000, टोटल 8,75,000। लेस इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कर लीजिए, वही ऊपर वाला 84,500, तो पीछे बच जाएगा 7,90,500। फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में से रिजर्व घटा लेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक आपका दिया हुआ है 1,00,000 और 45,000, तो दोनों को जोड़ लेंगे और स्टॉक रिजर्व इसमें से घटाना है। तो स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको लिखा हुआ है लास्ट बिंदु में छठे में, सी लिमिटेड के प्रारंभिक रहती में 5,000 रुपये का माल डी लिमिटेड से खरीदा हुआ है। तो डी लिमिटेड की इस बार जीपी रेट कैसे है वो आप निकालिए। तो एक वर्किंग नोट बना के सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक डी लिमिटेड का जोड़ लीजिए, तो 5,00,000 और 25,000 दोनों आ गए 5,25,000। लेस कर लीजिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज, अदर एक्सपेंसेज, ये मान के चलते हुए कि अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज और एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, इन सबको जोड़ के घटाएंगे तो 45,000 और 2,15,000 2,60,000 और 25 2,85 और 90 3,75,000 घटा लो, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,50,000। 1,50,000 रुपये 5,00,000 का 30% होता है, क्यों 1,50,000 अपॉन 5,00,000 इंटू 100 कर लो तो 30% आता है। ये इस साल का है, पिछले साल 5% कम थी सकल लाभ की दर, तो 25% थी। तो गत वर्ष की सकल लाभ की दर हो गई 30% माइनस 5 बराबर 25%। अब स्टॉक रिजर्व कैसे बनेगा, 5,000 इंटू 25/100 इंटू 80/100, क्यों 80% होल्डिंग है। कैसे पता चला कि इंटरिम डिविडेंड 16,000 मिला है सी लिमिटेड को और 20,000 डी लिमिटेड ने टोटल इंटरिम डिविडेंड दिया है। तो 20,000 का 16,000 कितना परसेंट है, 16,000/20,000 इंटू 100 80%। तो ये हो जाएगा 5,000 इंटू 25/100 1,250 इंटू 80% तो 1,000। तो 1,00,000 प्लस 45,000 माइनस 1,000 बराबर 1,44,000 लिख दीजिए। अब इसमें से घटाइए लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा हो क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो ये डिफरेंस जुड़ जाता है। ओपनिंग स्टॉक कम और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो तो ब्रैकेट में आ जाएगा, घट जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक है सी लिमिटेड का 40,000, डी लिमिटेड का 25,000, दोनों को जोड़ लो हो जाएगा 65,000। अब स्टॉक रिजर्व की बात करते हैं। पॉइंट 5 में लिखा है कि डी लिमिटेड ने अपने कुल क्रय का 30% सी लिमिटेड से प्राप्त किया। 2,15,000 इसका क्रय है डी लिमिटेड का, इसका 30% होता है 64,500 और उसका 10% स्टॉक में बचा हुआ है, तो 6,450 स्टॉक है बचा हुआ और उसका जीपी रेट आपको निकालना पड़ेगा। तो
डी लिमिटेड के स्टॉक रिजर्व के लिए सी का जीपी रेट देखना पड़ेगा। तो सी में देखो कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट वर्किंग नोट बना लो, उसमें सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक सी लिमिटेड के उन दोनों को जोड़ लो, 12 लाख और 40,000, टोटल 12,40,000 लेस कर लो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, अदर एक्सपेंसेज और एम्प्लॉयज बेनिफिट। तो 1,00,000, 660, 1,20 और 2,40, तो टोटल हो गए 6 7 8 80 8 80 9 10 11,20,000। तो 11,20,000 घटाते 1,20,000 बच जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1,20,000 अपन 12,00,000 इंटू 100 10% आ गया। तो अब 6,450 का 10% होता है 645, और उसका 80% निकालोगे तो 516 आ जाएगा। ये आप तो 40,000 प्लस 25,000 तो 65 माइनस 516, ये स्टॉक रिजर्व घटा लिया, 64,484 आ गया। डिफरेंस आ गया 79,516। उसके बाद एम्प्लॉयज बेनिफिट ले लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, 240 प्लस 90 330 आ जाएंगे। फाइनेंस कॉस्ट दोनों की जोड़ लीजिए, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो 25,000 और 10,000 35,000, माइनस इंटर कंपनी डेट्स कर लीजिए 5,000, तो 30,000 आ जाएंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन दोनों को जोड़ लो, 50,000 और 70,000, 1,20,000 आ जाएंगे। फिर अदर एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज में देखिए 1,20,000 और 25,000 तो ऊपर लिखे हुए हैं, तो 1,45 हो गए। उसके बाद प्रिंटिंग के हो गए 15 और 18, तो 1,60, 1,70, 1,78 और 6,000 स्टेशनरी, 78 और 6 84 और 7 ये हो गए डी लिमिटेड के, तो 91, 1,91,000 अदर एक्सपेंसेज आ गए। इन सब की जोड़ 15,41,016 आ गई। जब ये आप 16,20,500 में से घटाओगे तो डिफरेंस आ गया प्रॉफिट फॉर द पीरियड 79,484। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड आपको दिया हुआ है 20,000, लेस इंटर कंपनी डेट्स कर लो 16,000, तो 4,000 लिख दो। इसके बाद दो चीजें हैं, पिछले साल का लाभांश जो दिया है डी लिमिटेड ने, यदि सी लिमिटेड के यहाँ लाभ हानि खाते में लिखा हुआ होता तो अपन उसको इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करते, यहाँ ऐसा है नहीं इसलिए नहीं करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कोई होता तो जितना भी ओपनिंग बैलेंस होता डी लिमिटेड का, उसका 80% कैपिटल रिजर्व में डालना पड़ता, वो है नहीं, कैपिटल रिजर्व भी कुछ नहीं आएगा। इसके बाद करंट ईयर का प्रॉफिट 35,000 बचा हुआ है, तो उसका 20% माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट हो जाए, क्योंकि होल्डिंग का शेयर 80% है। 35,000 का 20% हो गया 7,000, ये लिख दिया। इसके बाद और कुछ भी नहीं आएगा, जोड़ लगा लो तो 79,484 में से 4,000 और 7 टोटल 11,000 घटाए तो 68,484 नेट प्रॉफिट आ गया, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो गया। इससे संबंधित क्वेश्चंस PDF पे भेज दिए गए हैं, उनको सॉल्व कीजिए। कोई तकलीफ आती है पूछिए, और शीघ्र ही इनके आंसर भी PDF में भेज दिए जाएंगे। और इसके साथ ही अपना बीकॉम द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा हो गया है। कोई भी दिक्कत हो फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।